हेलो बच्चों, फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि चुंबकत्व के बारे में, कि ध्रुव प्रबलता क्या होती है, ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है। आज के इस लेक्चर में हम अपने इस क्लास को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमसे जल्दी से जुड़ जाइए। अब देखो स्टार्ट करते हैं। ध्रुव प्रबलता, पोल स्ट्रेंथ पे हम बात कर रहे थे। पोल स्ट्रेंथ क्या होती है ये बात मैंने आपको बता दी थी। किसी भी चुंबक की जो ध्रुवों की चुंबकन की जो क्षमता होती है, किसी भी लो चुंबकीय वस्तु या किसी भी विशेष पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण, वही उसका क्या होता है, ध्रुव प्रबलता होती है। तो यहां पे पोल स्ट्रेंथ की बात करें, पोल स्ट्रेंथ इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ध्रुव प्रबलता को। ध्रुव प्रबलता होती है, इसको आधुनिक भौतिकी में चुंबकीय आवेश भी कहा जाता है। पोल स्ट्रेंथ को आधुनिक भौतिकी में क्या बोलते हैं, चुंबकीय आवेश। क्यों बोलते हैं, इसका रीजन भी है। क्यों? क्योंकि स्थिर विद्युतकी में जो काम आवेश का होता है वो सारा का सारा काम यहां पर पोल स्ट्रेंथ करती है, ध्रुव प्रबलता करती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, चुंबकीय आवेश बोला जाता है। और चुंबकीय आवेश का रिप्रेजेंटेशन होता है Q और नीचे स्मॉल m से दर्शाते हैं, है ना, चार्ज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बोलते हैं इसको चुंबकीय आवेश। ठीक है, ध्रुव प्रबलता। अब यहां पे चुंबकीय गुणों की बात कर रहे थे, तो चुंबक का लोहे में विभेद करने के लिए जो सबसे अच्छा जो गुण होता है वो प्रतिकर्षण होता है। क्योंकि प्रतिकर्षण परीक्षण के द्वारा ही हम किसी भी चुंबक और लोहे को अलग अलग कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। चलो देखते हैं यहां पे। तो चुंबक व लोहे में विभेद करना, चुंबक व लोहे में विभेदन का परीक्षण, ये कौन सा होता है? तो चुंबक और लोहे में विभेद का जो परीक्षण होता है वो प्रतिकर्षण को माना गया है। किसको माना गया है? प्रतिकर्षण, रिपल्सन को। क्यों? क्योंकि कोई भी चुंबक होगी, किसी भी चुंबक की ध्रुव को हम किसी दूसरी चुंबक या लोहे के पास में लेके जाएंगे तो लोहे को भी अपनी तरफ आकर्षित करेगा और दूसरी अन्य चुंबक के विजातीय ध्रुव, विजातीय ध्रुव का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट पोल, उसको भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यहां पे देखो क्या होगा कि एक लोहे के टुकड़े के पास में लेके जा रहे हैं, जैसे ये है आयरन का टुकड़ा लोहे का, और यहां पे ये चुंबक है। इन दोनों के, और इस चुंबक का कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके विजातीय ध्रुव के पास में लेके जाएंगे, विजातीय ध्रुव। तो देखो लोहे को तो अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा ही करेगा, आकर्षित। इसके साथ साथ यहां पे इस चुंबक का जो विजातीय ध्रुव है इसका भी क्या होगा, आकर्षण होगा, इसको भी आकर्षित करेगा। तो इन दोनों में हम डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि ये लोहा है कि चुंबक है, क्योंकि ये भी आकर्षित हो रहा है और ये भी आकर्षित हो रहा है। लेकिन यदि उस चुंबक के दोनों ध्रुवों को इस लोहे के टुकड़े के पास में किसी चुंबक का, जैसे मेरे पास एक चुंबक है, अगर मैं इसका नॉर्थ पोल इसके पास में लाऊंगा, उत्तरी ध्रुव, तो भी आकर्षित होगा, और दक्षिण ध्रुव लाऊंगा तो भी आकर्षित होगा। तो इसका मतलब साफ साफ है कि लोहे के टुकड़े में तो कौन सा गुण पाया जाता है, आकर्षण का गुण पाया जाता है। लेकिन यदि मैं इस चुंबक के साउथ पोल को इसके पास में लाता हूं, साउथ को लाऊंगा तो नॉर्थ साउथ से क्या होगा, आकर्षित होगा, तो इसमें आकर्षण का गुण आएगा। लेकिन यदि मैं इसके विपरीत ध्रुव है, मतलब इसको बदलकर समान ध्रुव है, नॉर्थ के पास नॉर्थ लेके जाऊंगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस केस में इसमें प्रतिकर्षण होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आकर्षण के केस में लोहे और चुंबक में विभेद नहीं कर सकते। केवल कौन सा गुण ऐसा है जिसके कारण विभेद किया जा सकता है, वो है प्रतिकर्षण का गुण। तो लोहे और चुंबक में विभेद करने के लिए प्रतिकर्षण बहुत जरूरी होता है। तो इस प्रकार से हम इनको पढ़ते हैं। अब यहां पे हम बात कर रहे थे पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ को किससे लिखते हैं, स्मॉल m से लिखते हैं। उत्तरी ध्रुव के लिए क्या होता है, प्लस m होता है, दक्षिण ध्रुव के लिए क्या होता है, माइनस m होता है। इसके बाद में आता है चुंबक के गुणों में चुंबक की लंबाई, कि कोई भी एक छड़ चुंबक होती है उसकी लंबाई को हम किस प्रकार से डिसाइड करते हैं। तो यहां पे हम बात करते हैं चुंबक की लंबाई। तो चुंबक के पास में दो लंबाई होती है, एक होती है चुंबक की ज्यामितीय और दूसरी होती है इसकी प्रभावकारी या प्रभावी लंबाई। दो प्रकार की होती है, एक होती है इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ और दूसरी होती है इसकी इफेक्टिव लेंथ। कैसे, किस प्रकार से हम डिसाइड करेंगे? देखो ये एक हमारे पास में एक चुंबक है, इस चुंबक के पास में दो ध्रुव बना रखे हैं हमने, यहां पे इसका है नॉर्थ पोल और यहां पे इसका साउथ पोल। क्लियर है? अब यहां पे इस चुंबक की ज्यामितीय लंबाई नापनी है, तो ज्यामितीय लंबाई तो होगी इस किनारे से लेके
दूसरे किनारे के एंड पॉइंट तक की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इसकी ज्यामितीय लंबाई होगी। तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होगी वो इसकी ज्यामितीय लंबाई होगी, ज्योमेट्रिकल लेंथ। इसको हम एल ज्यामितीय बोल सकते हैं। लेकिन इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, प्रभावकारी लंबाई। प्रभावकारी लंबाई हमेशा ध्रुवों के मध्य की लंबाई होती है, और ध्रुव किसी भी चुंबक के किनारों पर न होकर थोड़े से अंदर की तरफ होते हैं। देखो यहां से इस किनारे पर न होकर थोड़े अंदर है, और यहां से भी अंदर है। तो इन दोनों ध्रुवों के बीच की जो लंबाई होगी, दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई, इसको बोलते हैं प्रभावी लंबाई। ज्यामितीय लंबाई ये होगी और ये होगी प्रभावी लंबाई। दो ध्रुवों के बीच की लंबाई प्रभावी लंबाई। ध्यान रखना, जब भी हम चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट, उस केस में हम प्रभावकारी लंबाई को यूज करेंगे। और प्रभावकारी लंबाई ऐसे नहीं होती है कि नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की लंबाई मापेंगे, वो दूरी होगी वही होगी, नहीं। उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव है, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है, ये प्रभावकारी लंबाई होगी। नॉर्थ एंड एस पोल के बीच की, पोल के मध्य मिनिमम लंबाई होती, मिनिमम लेंथ, ये होती है प्रभावकारी लंबाई। तो ये ध्यान में रखना, मिनिमम लेंथ होती है किसकी, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की। तो इस प्रकार से हम यूज करते हैं। अब बात यह आती है कि छड़ चुंबक की, एक छड़ चुंबक के लिए या बार मैग्नेट के लिए ज्यामितीय लंबाई और प्रभावकारी लंबाई में, दोनों में क्या संबंध होता है। तो प्रभावकारी लंबाई ज्यामितीय लंबाई से छोटी होती है। तो प्रभावकारी लंबाई का फॉर्मूला कितना होता है कि ज्यामितीय लंबाई की होगी 5/6 टाइम्स। कितनी होगी, एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 5/6 इंटू में एल ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल मतलब, कहने का मतलब है कि प्रभावकारी जो लंबाई होगी वो ज्यामितीय लंबाई की 5/6 गुना होगी। और यहां से अगर मैं करूं पॉइंट में तो 0.83 टाइम्स होगी। यहां से आप डिवाइड करके देख लो, 0.82 या 83 टाइम्स इतना ही आएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से, या 83, 84 भी आ सकता है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, प्रभावकारी लंबाई और ज्योमेट्रिकल लेंथ दोनों में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। अब हम चुंबक में एक और गुण होता है इसके पास में, वो होता है इसका मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय याम्योत्तर। तो चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि ये यहां से हम किसकी, जो भूचुंबकत्व होता है उसके अवयवों को डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें नति कोण क्या होता है, दिक्पात कोण क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप क्या होते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं भूचुंबकत्व के अवयव, वो इसी पॉइंट को समझने के बाद में हम कर पाएंगे। इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय याम्योत्तर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। अब देखो इसकी डेफिनेशन सुनना ध्यान से। ये एक चुंबक है, एक चुंबक की लंबाई के लंबवत, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसे क्या बोलेंगे हम, चुंबकीय अक्ष। किसी चुंबक की लंबाई के लंबवत इसकी अक्ष से गुजरने वाला तल क्या कहलाता है, मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे पास में देखो ये डस्टर है, मान लो सपोज करो ये बार मैग्नेट की तरह है। क्लियर है, थोड़ा सा खराब है तो बोर्ड पे घिस घिस के हो गया, थोड़ा सा इसकी तरफ मत जाना। देखना ये एक डस्टर है, तो इसको हम बार मैग्नेट मानते हैं। इसका नॉर्थ पोल यहाँ पे है, साउथ पोल यहाँ पे। तो एक तल है जो इसकी लंबाई के लंबवत है। अब लंबाई के लंबवत ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, इस टाइप में। तो वह तल जो चुंबक की लंबाई के तो क्या हो, लंबवत, लेकिन इसकी अक्ष से गुजरता हो। अब अक्ष तो इधर है, इधर तो अक्ष नहीं है, तो ये वाला तल तो हो नहीं सकता। लंबाई के लंबवत जो अक्ष से गुजरने वाला तल, ये वाला जो तल बनेगा, मतलब कहने का मतलब है इसके ऊपर वाला और नीचे वाला ये जो प्लेन बनेगा, इस तल को क्या कहते हैं हम, चुंबकीय याम्योत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम ये मैग्नेटिक मेरिडियन पे आते हैं। तो ये तल बनता है। क्लियर है, चुंबक की लंबाई के लंबवत इसकी अक्ष से गुजरने वाला तल, इस तल को बोलते हैं हम मैग्नेटिक मेरिडियन। ये होता है चुंबकीय याम्योत्तर। और इस पॉइंट के साथ में यहां पर चुंबक के गुण समाप्त भी होते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे चुंबक में ही थोड़ा सा आगे और चलेंगे,
कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और दो छड़ चुंबकों के मध्य जो चुंबकीय बल का नियम है, मतलब कूलॉम नियम है, वो किस प्रकार से कार्य करता है, इस पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये और बताऊंगा कि इसको चुंबकीय आवेश क्यों बोला जाता है, पोल स्ट्रेंथ को, ध्रुव प्रबलता को किस प्रकार से हम इसको यूज में ले सकते हैं। ध्यान देना, पोल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, ध्रुव प्रबलता होती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण भी बोलते हैं इसको, चुंबकीय आघूर्ण या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलेंगे इंग्लिश में, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, इस पे बात करते हैं। देखो, प्रत्येक चुंबक होती है वो दो ध्रुव रखती है। प्रत्येक चुंबक के पास में कितने ध्रुव होते हैं, दो। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल, और दो ध्रुव होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि ये एक द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगी। और जब कोई भी द्विध्रुव बनता है, उस द्विध्रुव का आघूर्ण निकलता है, उसे बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि चुंबक भी द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है, इसलिए चुंबक का जो द्विध्रुव आघूर्ण निकलेगा उसे बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण या फिर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकलता है, हम बात करते हैं छड़ चुंबक की। देखो, एक छड़ चुंबक है हमारे पास में, मान लो ये एक छड़ चुंबक है। इस छड़ चुंबक के दो पोल हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। दोनों ध्रुवों के बीच की जो लंबाई है वो इसकी प्रभावकारी लंबाई होगी, और प्रभावकारी लंबाई मान लेते हैं यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, ये लंबाई स्मॉल एल मान लेते हैं। ठीक है, प्रभावकारी लंबाई हमें स्मॉल एल दे रखी है, एक्स मान लो, डी मान लो, जो आपको मानना है वो मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहां पे जो उत्तरी ध्रुव है इसकी ध्रुव प्रबलता कितनी मान लेते हैं, प्लस एम है, और दक्षिण ध्रुव की ध्रुव प्रबलता कितनी है, माइनस एम। तो इस चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण निकलता है वो बिल्कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की तरह होता है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, अगर मैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करूं तो दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यही होता है ना, दो समान परिमाण के आवेश परंतु इनकी प्रकृति विपरीत, एक प्लस और एक माइनस। दोनों के मध्य की दूरी यदि x है, दोनों के बीच की दूरी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x, तो जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है यहां पर, वो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी एक आवेश द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य सदिश दूरी का गुणनफल। और सदिश दूरी का मतलब क्या होता है, सीधी दूरी। तो सदिश दूरी है ये x, और इसको वेक्टर लेते हैं। जब ये सदिश दूरी का गुणनफल आता है तो द्विध्रुव आघूर्ण भी कैसी राशि होती है, सदिश राशि। इस प्रकार से हम द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य की सीधी दूरी, न्यूनतम दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। सेम एज इट इज इसमें। अब यहां पर तो क्या है, विद्युत वाले केस में यहां पर आवेश आता है, बिंदु आवेश बोलते हैं, और यहां पर बिंदु आवेश ना होकर ध्रुव होते हैं, और ध्रुव के पास में क्या होती है, ध्रुव प्रबलता है। और ये जो ध्रुव प्रबलता है वो विद्युत में बिंदु आवेश की तरह ही व्यवस्थित होती है। देख लो, जैसे यहां पर जो आवेश का काम होता है वो काम यहां पर चुंबकत्व में कौन करती है, ध्रुव प्रबलता। इसी कारण ध्रुव प्रबलता को क्या बोला जाता है, चुंबकीय आवेश बोला जाता है। इसको QM से लिखते हैं, चाहे तो आप प्लस M से लिख दो, या फिर चुंबकीय आवेश होगा उसको किससे लिखोगे, मैग्नेटिक चार्ज को QM से। क्लियर है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहां पे चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं, तो चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार से होगा, देखो इसकी बात करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण होगा, उसको लिखते हैं हम कैपिटल M से, ये भी सदिश राशि होती है तो वेक्टर आ जाएगा, बराबर होगा। जैसे द्विध्रुव आवेश है, एक आवेश का गुणनफल और दोनों आवेशों के मध्य सदिश दूरी का गुणनफल, वैसे ही सेम यहां पर एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता स्मॉल m तथा दोनों ध्रुवों के मध्य की प्रभावी लंबाई है L, सीधी लंबाई, इसका सदिश गुणनफल, और इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। ये तो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और ये है चुंबकीय आघूर्ण। क्लियर है, इस प्रकार से निकालते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, देखो यहां से मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होगा, ध्रुव प्रबलता का मात्रक मैंने बताया था आपको क्या होता है, एम्पियर गुणा मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर गुणा मीटर इंटू में L। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो मीटर ही आ जाएगा, मीटर इंटू मीटर क्या बन गया, मीटर स्क्वायर। तो यहां से मात्रक क्या बनेगा, एम्पियर इंटू में मीटर स्क्वायर, ये मात्रक बन रहा है। विमीय सूत्र पे आए तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, यहां से विमीय सूत्र देखो क्या होता है, यहां पे आवेश नहीं, आवेश के लिए एम्पियर है, तो एम्पियर किसका होता है, एम्पियर के लिए हम क्या यूज करते हैं, A1, और मीटर के लिए क्या यूज करते हैं, L यूज करते हैं। तो A1
L2, ये इसका v में सूत्र हो गया। अब यहाँ पे m और t नहीं है, द्रव्यमान भी नहीं है और समय भी नहीं है, तो m की पावर 0 कर दो, t की पावर 0 कर दो। क्लियर है? इस पे आते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में भी इसका मात्रक और विमा लिख लेते हैं। तो मात्रक देखो क्या होता है इसका जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और कूलाम इंटू में, और इसका दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो इसका मात्रक आ जाता है कूलाम इंटू मीटर। क्लियर है? और कूलाम इंटू मीटर को अगर सीजीएस में बात करें तो डी बाई भी बोलते हैं। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है डी बाई। वी में सूत्र लिखें तो कूलाम के लिए वी में सूत्र मैंने इलेक्ट्रोस्टेट में बताया हुआ है, आप जाके चेक आउट कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इलेक्ट्रोस्टेट की, साथ साथ चल रहा है, हम दो चैप्टर साथ में कवर कर रहे हैं, तो वहां पे आप देख सकते हैं। कूलाम का जो वी में सूत्र था वो क्या था? A1T1। कूलाम के लिए वी में सूत्र लिखते हैं A1T1 इंटू में, और यहाँ पे मीटर का क्या आ जाएगा? L1। तो ये कितना हो गया? A1T1 L1। यहां से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का वी में सूत्र आ जाएगा। क्लियर है? अब बात आती है दिशा की। क्यों? क्योंकि ये तो केवल एक परिमाण आएगा इसका, यहां से तो हमें क्या मिलेगा? परिमाण। अब दिशा की भी बात करें, क्योंकि ये कैसी राशि है? सदिश राशि, और सदिश राशि होगी वहां पर एक निश्चित दिशा होगी, और दिशा किसकी तरफ होती है? दिशा होती है माइनस से प्लस की तरफ। अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में बात करें तो ऋणावेश से धनावेश की तरफ होती है, मतलब इधर से इधर होती है दिशा। सेम एज इट इज वैसे के वैसे चुंबक में भी होती है, और चुंबक में जो माइनस ध्रुव प्रबलता है वो किसकी होती है? साउथ पोल की। तो हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होगी, अर्थात इसकी दिशा होगी वो किधर होगी? दिशा होगी वो S से N की ओर। लेकिन एक बात और ध्यान देना, एक बात नोट करना यहां पे, ये दिशा S से N की ओर बाहर से नहीं है। कभी ये मत सोचना कि S से निकलकर और N में चले गए, बाहर से नहीं, क्योंकि जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो बाहर का गुण नहीं होता है चुंबक का, वो उसका अंदर का गुण होता है, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण इस चुंबक के अंदर होगा ना कि बाहर होगा। क्लियर है? तो चुंबकीय आघूर्ण अंदर का गुण होता है। ये जो गुण है वो कहां का गुण होता है? चुंबकीय आघूर्ण ये अंदर का गुण है, और अंदर का गुण होने के कारण इसकी जो दिशा है वो इधर से इधर होती है, साउथ से नॉर्थ, मतलब चुंबक के अंदर। सेम इसमें आवेश में भी ये माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो इसकी जो दिशा निकालें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, वो है -Q से +Q की ओर। तो हम बोल सकते हैं बिंदु ऋणावेश से बिंदु धनावेश की ओर। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये चुंबकीय आघूर्ण हुआ, और यहां से बहुत अच्छे तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं, निकाल सकते हैं। दोनों एक दूसरे से रिलेट हैं, इनको अलग नहीं कर सकते। अब चुंबकीय आघूर्ण जैसे कुछ केसेस में बात करते हैं, जैसे कृत्रिम चुंबक मैंने बताई थी आपको, और कृत्रिम चुंबक है वो कौन कौन से आकार में बनाई जा सकती है? यू शेप में बनाई जा सकती है, रिंग में बनाई जा सकती है, चुंबकीय सुई बना सकते हैं, बार मैग्नेट बना सकते हैं। ठीक है? अब यहां पे एक क्वेश्चन हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चुंबक की बात करें तो अस्थायी चुंबक होती है। देखो ध्यान देना इस क्वेश्चन को, अस्थायी चुंबक का निर्माण करते हैं तो वो किससे करते हैं? क्योंकि हम डेली लाइफ में परमानेंट मैग्नेट यूज नहीं करते, टेम्पररी मैग्नेट अस्थायी चुंबक यूज करते हैं, और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हमें पता है नरम लोहे या स्टील का उपयोग किया जाता है। अब यहां पर जो नरम लोहे और स्टील के अलावा और कौन सी धातुएं जिनका उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है? दो धातुएं और आती है, क्योंकि म्यू मेटल, म्यू धातु भी बोलते हैं इसको, म्यू मेटल होती है, म्यू मेटल, और एक होती है स्टे एलॉय, स्टे एलॉय भी बोलते हैं इसको। ये स्टे एलॉय किससे मिलकर बनता है? ये स्टील से मिलकर बनता है, स्टील का ही मिश्रित रूप है, और स्टील बनता है वो एक तरह से नरम लोहा या कच्चे लोहे में ही आ जाता है। तो यहां से भी हम क्या कर सकते हैं? अस्थायी चुंबक बना सकते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, जो ट्रांसफॉर्मर की जो क्रोड होती है, अंदर ट्रांसफॉर्मर की क्रोड बनी होती है, वो स्टील लोहे धातु की बनी होती है, नरम लोहे या स्टील की बनी होती है। ठीक है? ये होती है ट्रांसफॉर्मर की क्रोड, ट्रांसफॉर्मर की क्रोड बनी होती है। अब बात यह आती है कि ट्रांसफॉर्मर कहां पे काम में आएगा? अरे बच्चे ध्यान देना, ट्रांसफॉर्मर हमें बहुत जगह काम आएगा। इस चैप्टर में भी हम ट्रांसफॉर्मर के बारे में देखेंगे, क्योंकि इसमें दो प्रकार की हानियां होती है। एक तो ताम्र हानि होती है, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, सेथिल्य हानि, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रांसफॉर्मर। और एक हम EMI में पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ेंगे, और AC में भी पढ़ेंगे। अगर एक्चुअल में मैं बात करूं तो ट्रांसफॉर्मर है AC में, वो EMI का भी उसमें आ जाता है,
और ये जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है इसका कॉन्सेप्ट भी उसमें आता है, और जो ट्रांसफॉर्मर में जो ऊर्जा हानियां होती हैं वो शैथिल्य हानि और इस प्रकार की कॉपर लॉस, आयरन लॉस होती है, वो इस चैप्टर चुंबकत्व वाले में भी आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा टॉपिक है जो 3-4 चैप्टर से रिलेट करता है एकदम से। तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ट्रांसफॉर्मर। काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है, कंपटीशन में भी बनता है, और अगर हम बात करें अपने सीबीएसई लेवल, स्कूल लेवल, इस पे भी बहुत अच्छा ब्रिलियंट क्वेश्चन बनता है, यहां से शानदार क्वेश्चन बन के आता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। अब हम कुछ चुंबकों, कुछ केस में कुछ न्यूमेरिकल करके देखते हैं कि किस प्रकार से हम चुंबकीय आघूर्ण निकाल पाएंगे। कुछ केसेस लेते हैं। देखो, एक चुंबक है, मान लो ये एक छड़ चुंबक है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है हमें, कैपिटल एल दे रखी है। ये एक छड़ चुंबक है, इसका नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल है। इस चुंबक की जो प्रभावकारी लंबाई दे रखी है वो हमें कितनी दे रखी है, कैपिटल एल लेंथ दे रखी है। हमें ये बोला गया है कि कैपिटल एल लंबाई तथा स्मॉल एम ध्रुव प्रबलता, इसकी ध्रुव प्रबलता है +m -m। ध्रुव प्रबलता की एक चुंबक, छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या है, कैपिटल एम। इसका चुंबकीय आघूर्ण है कैपिटल एम, ये हमें दिया हुआ है। इस छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कितना है, कैपिटल एम है। अब क्वेश्चन की असली शुरुआत यहां से होती है। यह बोला गया है यदि इस छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत 2 बराबर भागों में काट दिया जाए। क्या बोला गया है, फर्स्ट केस ये बोला गया है, कंडीशन फर्स्ट है कि यदि इस चुंबक को लंबाई के लंबवत 2 बराबर भागों में काट दिया जाए, 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो चलो इसको लंबाई के लंबवत काटते। ये जो चुंबक दे रखी है वो तो दे ही रखी है हमें, इसका चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम दे रखा है, इसको नकार नहीं सकते। अब हमें कैपिटल एम ही दिया है और कुछ नहीं दिया, ध्यान में रखना। हम ये मान सकते हैं इसकी ध्रुव प्रबलता +m -m है और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, कैपिटल एल, उसका चुंबकीय आघूर्ण दे रखा है कैपिटल एम। अब लंबाई के लंबवत 2 बराबर भागों में काटते हैं। तो देखो इस चुंबक को 2 बराबर भागों में काटेंगे तो एक भाग तो ये बन जाता है इधर और एक भाग आ जाता है इधर। क्लियर है? 2 बराबर भाग हो गए इस प्रकार से। अब ये जो बन गया वो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, फिर ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया। इसकी ध्रुव प्रबलता पर कोई फर्क पड़ेगा, चेंज होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये बात मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको बोला था कि अगर हम लंबाई के लंबवत काटेंगे तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नहीं बदलता है इधर वाला, और इसकी जो ध्रुव प्रबलता होगी वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और इस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है और किसी पर भी निर्भर नहीं करती। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चेंज नहीं हुआ तो ध्रुव प्रबलता भी चेंज नहीं होगी, चाहे लंबाई चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ध्रुव प्रबलता +m -m रहेगी, इसकी भी +m -m हो जाएगी, लेकिन लंबाई कितनी हो गई, प्रभावी लंबाई होगी L/2। अब नए केस में, इस केस में नया चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, तो इस केस में जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट, इसमें बात करें कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा m' ले लेते हैं। m' बराबर क्या होता है, किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता इनटू में दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी का गुणनफल L/2, ये हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट का है, तो फर्स्ट तो ये आएगा ना, दे रखा है हमें, इसको भी तो मानेंगे क्योंकि इसी की टर्म्स में बनाना है हमें। जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होता है आंसर उसी की टर्म्स में आता है। जो चीज नहीं दे रखी और आपने मानी है उस टर्म्स में कभी भी आंसर नहीं होता है, ध्यान में रखना, क्योंकि ये बातें आपको दे नहीं रखी है कि m ध्रुव प्रबलता और l लंबाई, ये क्वेश्चन में नहीं देगा आपको। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक छड़ चुंबक है जिसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है, कैपिटल M। अब वो कैपिटल M निकला कैसे वो आपको पता होना चाहिए। तो कैपिटल M कैसे निकलते हैं, अगर मान लो आप ये मानो तो कैपिटल M बराबर क्या होता है, एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता और दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी का गुणनफल, यही होगा ना। इसको मान लो आप इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अगर आप ऑप्शन में चेक करोगे कि ये आंसर मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको m और l तो गिवन ही नहीं है, आपने मानी थी, अज्यूम करी थी। इसलिए जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में आप आंसर उसी की टर्म्स में निकालोगे, ये पूरी फिजिक्स का रूल है, ध्यान रखना। तो यहां पे इक्वेशन 2 है,
तो m इंटू एल की जगह आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल M। तो यहां से कितना हो जाएगा, m डैश इज इक्वल्स टू m अपॉन 2। तो इस केस में जो चुंबकीय आघूर्ण है वो कितना आएगा, चुंबकीय आघूर्ण होता है वो आधा हो जाता है जब लंबाई को आधा करते हैं। क्लियर है, एक तरीका तो ये हुआ। आप ऐसे भी कर सकते हो, समीकरण 2 में 1 का भाग दे दो या समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, कैसे भी करके कर सकते हो, भाग तो आपको देना पड़ेगा, दोगे तो भी चलेगा। तो ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ले, कंडीशन सेकंड बोली गई है कि यदि मान लो अब लंबाई के लंबवत न काटकर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में काटे लंबाई के अनुदिश, इस प्रकार से ऐसे उड़ाए इस तरीके से, अगर ये चुंबक ऐसे कटेगी तो 2 बराबर भाग कटेंगे, एक ऊपर वाला अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो जाएगा और एक नीचे वाला हो जाएगा। तो यदि चुंबक को लंबाई के अनुदिश, यदि चुंबक को लंबाई के अनुदिश 2 बराबर भागों में काटे, तो इस केस में चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो इस केस में चुंबक हो जाएगी, ऊपर वाली चुंबक ये हो गई, नीचे वाली ये हो गई, इसकी ध्रुव प्रबलता प्लस m/2, इसकी भी प्लस m/2, माइनस m/2, माइनस m/2। लंबाई वो की वो बनी हुई कैपिटल L। क्या ध्रुव प्रबलता चेंज हुई, बिल्कुल हो गई। क्यों, क्योंकि बीच में से 2 बराबर भागों में काटे तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना हो गया, हाफ हाफ हो गया, आधा आधा, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा हो गया तो ध्रुव प्रबलता भी क्या हो गई, आधी हो गई। तो इस केस में नया चुंबकीय आघूर्ण m डैश बराबर कितना आएगा, ध्रुव प्रबलता m/2 और दूरी l का गुणनफल। अब इसको भी इसी टर्म्स में लिखना है, तो m इंटू एल को हम लिख देंगे, तो m डैश इज इक्वल्स टू कितना आया, m/2। इसका आंसर भी यही होगा। तो ध्यान रखना, चाहे आप लंबाई के लंबवत काटो या फिर लंबाई के अनुदिश काटो, ध्रुव प्रबलता है वो एक केस में आधी होती है, दूसरे केस में चेंज नहीं होती है। लेकिन चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण दोनों ही केसेस में चेंज हो जाता है और बराबर होता है। कितना होता है, m कैपिटल M/2, प्रारंभिक चुंबकीय आघूर्ण का आधा। क्लियर है, तो ध्रुव प्रबलता है वो दोनों ही केसेस में चेंज नहीं होती है, जबकि दोनों ही केसेस में चुंबकीय आघूर्ण चेंज होकर बराबर रहता है। तो ये यहां से क्वेश्चन बनता है। क्लियर है कि चुंबकीय ध्रुव प्रबलता और चुंबकीय आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहां पे मान लो ये छड़ चुंबक, ये तो थी हमारे पास सीधी एकदम से बार की तरह, अगर मान लो ये वर्ताकार शेप में हो या अन्य कोई शेप में हो तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकलेगा। तो अगला कंडीशन ले रहे हैं, मान लो यदि इस लूप को, L लंबाई की लूप को अर्धवर्ताकार में मोड़ दिया जाए, इसको अर्धवर्ताकार में मोड़ दिया जाए, अर्धवर्ताकार मोड़ दिया जाए और अर्धवर्ताकार मोड़ दे, तो इस केस में चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो इस केस में अर्धवर्त में मोड़ने पर चुंबक कैसे हो जाएगी, अर्धवर्त में मोड़ने पर चुंबक हो जाएगी ऐसे। क्लियर है, तो ये इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये इसका साउथ पोल हो जाएगा। अब इन दोनों के मध्य की प्रभावी लंबाई कौन सी होगी, दोनों के मध्य, अगर इसको r त्रिज्या में मोड़ दिया तो दोनों के मध्य की जो प्रभावी लंबाई है वो कितनी होगी, 2r। सीधी दूरी तो होगी, r इधर वाली और r इधर वाली, r और r कितनी होगी, 2r। अब ये 2r किसके बराबर, त्रिज्या तो हमने r मान ली, लेकिन हमें किसके बराबर ये 2r, तो 2r तो भाई साहब किसी के बराबर नहीं, 2r तो 2r ही है। इस r की वैल्यू निकालो, r कहां से निकालोगे, तो आपको पता है ना कि अर्धवर्त की जो परिधि होती है यहां से लेके यहां तक की जो इसकी लेंथ थी वो l थी, तो अर्धवर्त की परिधि को किसके बराबर कर दो आप, l के बराबर। तो यहां पे परिधि लोगे तो परिधि कितनी हो जाएगी, पाई r किसके बराबर है, l के बराबर, तो r बराबर कितनी आ गई, l अपॉन पाई, ये आ रही है r अपॉन l अपॉन r इज इक्वल्स टू l अपॉन आई। ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या यहाँ पे यूज करोगे तब चुंबकीय आघूर्ण आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो चलो करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं। अब यहाँ से इसकी भी प्लस m ध्रुव प्रबलता, माइनस m ध्रुव प्रबलता, तो चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M बराबर m डैश बराबर स्मॉल m इंटू में 2r। अब r की जगह पे वैल्यू रखो तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कैपिटल M इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू में 2, r की जगह l अपॉन पाई, तो 2 अपॉन पाई तो अलग ले लो, कैप m डैश इज इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई इंटू में m इंटू l की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल M, तो ये आ गया कैपिटल M। तो इस केस में जो चुंबकीय आघूर्ण बन के आ रहा है वो कितना आ रहा है,
चुंबकीय आघूर्ण, प्रारंभिक चुंबकीय आघूर्ण का 2/π गुना आ रहा है। तो देखो हुआ ना थोड़ा सा ऐसे इस प्रकार से चेंज। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं वो काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, है बहुत सिंपल, सरल है एकदम से, समझने में भी आसानी होगी। मुझे तो बहुत इजी लगते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन हैं वो इतने टफ हो जाते हैं कि कई बार तो गड़बड़ आपको आता है निकालना, आप यहां तक निकाल लोगे मुझे पता है, लेकिन फिर गड़बड़ी यहां पे हो जाती है कि आर कहां से लाए, क्योंकि आर ऑप्शन में नहीं मिलता है, और ऑप्शन में नहीं मिलेगा फिर यहां से प्रॉब्लम तो आएगी। तो ये थोड़ा सा देखना, क्योंकि आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसकी त्रिज्या हमने आर मानी है, जूम करिए तो, लेकिन हमें एल तो दे रखी है ना इसकी लेंथ, कि इसको पकड़ के ही तो मोड़ा है, एल लंबाई की लेंथ को ऐसे ही तो मोड़ा है, तो इधर वाली परिधि तो एल ही है इसकी, तो परिधि को पाई आर को हम किसके बराबर कर दें, एल के बराबर। और ध्यान रखना परिधि अर्धवृत्त की है ना कि वर्त की। तो इस प्रकार से हम चुंबकीय आघूर्ण से रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, और भी हम करेंगे, सोल्व करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और भी ये इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल बताऊंगा चुंबकीय आघूर्ण से रिलेटेड, फिर हम कूलाम नियम पे आके और आगे बढ़ जाएंगे, आगे के डेरिवेशन में चलेंगे। थैंक यू।